अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है संथिया डॉन रिची, जो एक ब्लॉगर के तौर पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई 2009 में। मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान गई 3 दिन के लिए। जो पाकिस्तान टेलीविज़न की इतलात हैं जियो से मैंने जो देखा है, और 52 टाइम वो पाकिस्तान गई। तो मैं कुछ चीज़ें आज आपको दिलचस्प वाक़यात भी सुनाऊँगा उसकी, और इन बातों को गौर से सुनिएगा तो आपको मामला समझने में बहुत आसानी होगी। देखें, अभी ट्विटर पे मैंने बहुत सी पोस्ट देखी कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुसैन हक्कानी पे कि उन्होंने वीज़ा लगा कर दिया। वो यहाँ एम्बेसडर हुआ करते थे, दैट्स ट्रू। और रहमान मलिक ने वीज़ा लगवाया। सच का मुझे नहीं पता, झूठ का नहीं पता कि रहमान मलिक ने लगवाया नहीं लगवाया, मगर ये तय है कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त हुसैन हक्कानी थे। तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि मेमू गेट में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस था तो वहाँ ये पेपर पेश हो चुके हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर कोई वीज़ा नहीं लगता, और पूरी दुनिया में यही तरीक़ेकार है। और इसका एक दूसरा सबूत हाल ही में सामने आया कि यहाँ पाकिस्तान की एजेंसियाँ तो इतना कंट्रोल करती हैं कि अभी जब अमेरिकन पाकिस्तानी, ये अमेरिका से पाकिस्तानी विजिटर जो गए हैं, फ़्लाइट्स ऑपरेशन जो दोबारा खुला है खुसूसी तौर पे, जो 6 फ़्लाइट्स गई, तो उसकी फ़ाइनल लिस्टें भी हमारे यहाँ बैठे हुए ISI के अफसर ने तरतीब दी। ये मैं एक वीडियो में पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वो लिस्टिंग में इन्वॉल्व थे। अच्छा, ये पूरी दुनिया का रूटीन है कि रियासतें इंटेलिजेंस के ऊपर चलती हैं। उनका पीस, उनकी प्रॉस्पेरिटी में इंटेलिजेंस एजेंसियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये मैं अभी इस बहस में नहीं जाता कि कैसे वीज़ा लगा, मगर कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी कि ये तो तय हुआ कि एजेंसियों की मर्ज़ी के बगैर वीज़े नहीं लगते। अब मैं आपको एक ताज़ा तरीन वाक़या बताता हूँ। यहाँ के एक कन्वेंशन के हवाले से अमेरिकन पाकिस्तानियों के कुछ सहाफ़ियों को बुलाना था पाकिस्तान से, जो एक नामवर पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, एक फ़ोरम के में शिरकत के लिए। तो मैंने उनसे रब्ता किया। उनमें से एक नामवर पाकिस्तान के एंकर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे एक फंक्शन है, तो उसमें एक फ़ोरम रखा गया है, तो उसमें अगर आप शिरकत करें और ये लोग उसमें शिरकत करेंगे, पाकिस्तानी सहाफ़ी जो टेलीविज़न के नामवर तरीन कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आफाक भाई, कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैंने 11 महीने पहले अपना वीज़ा अमेरिकन वीज़े के लिए अप्लाई किया था। तो 3 महीने पहले मैंने अपना पासपोर्ट वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने पेंडिंग में डाला हुआ था और मुझे कहीं और जाना था। तो मैंने कहा वो क्यों, तुम्हारा वीज़ा खासकर? तो उन्होंने कहा कि वो दरअसल रेसिप्रोकल होता है ये सारा कुछ। तो पाकिस्तान ने अमेरिकन जर्नलिस्टों के वीज़े रोके हुए हैं और वो नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने भी अब वो सख्ती कर दी है, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो ये मैंने एक आस्पेक्ट बताया। ये रिसेंटली अभी 2 महीने 2.5-3 महीने पुरानी बात है। अब उसके साथ ये देखें, सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखें कि जो घुटनज़दा मजहबी माशरे होते हैं ना, उनके मर्द अक्सरियत में ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसका एक छोटा सा सबूत ये है कि आजकल पाकिस्तान में एक ड्रामा बहुत मशहूर हो रहा है, आपने देखा होगा, बहुत सोने अर्तुगरुल। तो उसमें मैंने ख़ास चीज़ नोट की। मैंने पिछले दिनों 2-3 चीज़ उसके किस्तें देखी, तो इत्तफाक से जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ तो वो उसमें शामिल था कि काई कबीला, जो अर्तुगरुल का कबीला टर्की में लिखा है, कि उसके दरवाजे पे जंग खड़ी हुई थी, मगर वो अपनी महबूबा को लेने चला गया। और जिस पर जो मुखालफिन थे उन्होंने कहा कि देखें, जंग सर पे खड़ी है और वो अपनी महबूबा के चक्कर में है। तो अगर आप सलीबी जंगों की तारीख़ पढ़ें तो सलीबी जंगों के दौरान जो बहुत सी शिकस्तें हुई, उसमें सलीबियों ने औरत को बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। आप पढ़ के देख लीजिए तो आपको नज़र आ जाएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत दिलचस्प बताना चाहता हूँ। आपने शेख रशीद का नाम सुना होगा। जब ये वज़ीर इत्तलात थे और परवेज़ मुशर्रफ का उरूज था, मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली जो हैं वो वज़ीर आज़म थे,
तो मुशर्रफ के साथ ये यहाँ पर आए और उस मुशर्रफ के फ़ौरन बाद मेरे ख्याल में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली आ गए थे। बहरहाल ये उस दिन का वाक़या है कि ये मैंने इनसे इंटरव्यू तय किया, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया जो इन्हें बहुत करीब से जानते हैं शेख साहब को, कि अगर तुम एक खूबसूरत सी लड़की ले जाओ तो और साथ बिठा दो शेख साहब के, तो तुम वो कुछ कहलवा सकते हो जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते अगर तुम तैयारी करके जाओ। तो यहाँ मेरी न्यूयॉर्क में एक दोस्त हैं, अब वो न्यूयॉर्क में नहीं, वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी रही हैं, यूनाइटेड नेशन में, यूनिसेफ में वो काम करती हैं, कोलंबिया से उन्होंने मास्टर किया। तो ये तकरीबन अब तो 15 साल हो गए हैं, इस वाक़े को 16 साल, मुझे डेटें याद नहीं रहती, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। मैंने उनसे जिक्र किया कि मैंने कहा मुझे ऐसे से तुम्हारी ज़रूरत है, उसने कहा कि नो प्रॉब्लम। मैं उन्हें ले गया। ये वो दिन था कि सलीम बुखारी, मेरे मोहतरम सीनियर सहाफ़ी जो उस वक्त न्यूज़ लाहौर के मेरे ख़्याल में एडिटर हुआ करते थे, जब हम कमरे में बैठे तो उसी वक्त वो पाकिस्तान से वहाँ पहुँचे थे, थके आ रहे। उनसे हायल हुई तो जब इंटरव्यू शुरू होने लगा तो शेख रशीद ने बल्कि सलीम बुखारी से कहा कि यार तू चाय बना यार। तो वो चाय बनाने लगे, चाय आई, उसके बाद हमने खातून को उनके साथ बिठाया और इंटरव्यू शुरू हुआ। उस इंटरव्यू के छपने का नतीजा इससे अंदाज़ा लगा लें कि शेख रशीद ने वो अखबार मीडिया सेंटर जो बनाया था रूजवेल्ट होटल में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही वहाँ प्रेसिडेंट होकर गए थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, तो इन्होंने वहाँ मैंने अखबार रखवाया तो इन्होंने ये अखबार वहाँ से गायब करवा दिया। उसमें कुछ चंद चीज़ें मैं उसमें बताता हूँ उस इंटरव्यू की, कि अमेरिका के मुतालिक उन्होंने कहा था कि हम इसलिए साथ दे रहे हैं कि ये एक बदमस्त और बदहवास हाथी है जो पागल हो चुका है, तो अगर हम साथ नहीं देंगे तो ये हमें कुचल देगा। और दहशत गर्दों की उसमें दबे लफ्ज़ों में इन्होंने हिमायत की उस इंटरव्यू में, और अमेरिका की शिकस्त की और अमेरिका के पागलपन की और हैवानियत की बहुत सी सिंबॉलिक गुफ्तगू की। उसके बाद मुझे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने फ़ोन करके ये पूछा कि क्या ये वाकई इन्होंने सब कुछ कहा है। तो मैंने कहा सर मेरे पास टेप मौजूद है। तो किसी के थ्रू पे 3 दिन के बाद मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने कहा, कहलवाया कि मुझे वो टेप चाहिए, तो मगर मैंने आई रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड टेप। मैंने कहा ये जर्नलिस्टिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप शेख रशीद से कहिए कि वो मुझे सू कर दें, मैं वहाँ अदालत में प्रोवाइड कर दूँगा। खैर एनीवे, यही खातून जिनको मैं इंटरव्यू के लिए ले गया था, एक दिन अचानक उस वक्त यहाँ जियो के नुमाइंदे जो हुआ करते थे, समीम रहीम, मैं और वो एयरपोर्ट पर किसी को कोई पैकेट पहुंचाने गए जो वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो वहाँ जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वही मेरी खातून दोस्त, उनके पेरेंट्स और ये खातून दोस्त, उनके साथ एक अमेरिकन यहूदी लड़की वहाँ मौजूद और बोर्डिंग ले रहे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, कि नहीं पाकिस्तान। तो मैंने मजाक में उनकी वालदा से कहा कि बकरा तलाश करने जा रही हैं क्या, मतलब रिश्ता देखने जा रही हैं, कि शी वाज अराउंड एट दैट टाइम 27, 28। तो फिर साथ में मैंने पूछा कि ये लड़की, उसने कहा कि ये यहूदी है, इसका कहना ये है कि इसके पेरेंट्स के 4 फादर्स अफ़गानिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हुए थे कभी, तो इसको बहुत शौक़ है अपने पुरखों के इलाका देखने की, उस कल्चर को, तो मैं उसे वहाँ लेकर जा रही हूँ साथ अपने। बहरहाल यहाँ सीन कट होता है। उसके कुछ अर्से के बाद मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो मुशर्रफ के साथ ही नहीं, तकरीबन हर हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके साथ वो यहाँ विज़िट पे आते हैं। तो एक बार वो आए थे तो मैंने अपनी खातून दोस्त से उनका भी तारुफ करवा दिया था, तो उनकी आपस में हाय हेलो हो गई अच्छी। उसके बाद एक दिन अचानक मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि यार बहुत बड़ा पंगा हो गया। मैंने कहा वो क्या? कहने वो तेरी दोस्त आई थी लाहौर, उसके साथ एक गोरी लड़की थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उनसे वहाँ मिलने गया लाहौर से हम बाई रोड गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वेरी नेक्स्ट डे हम बाज़ार में घूम रहे थे तो अचानक चारों तरफ से गाड़ियों ने आकर घेर लिया। एजेंसियों की गाड़ियाँ थीं, उन्होंने हमें उठा के गाड़ियों में डाला
اور سیدھا لے گئے. مجھ سے تو تحقیقات یہ کرتے رہے کہ تم اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو, کب سے جانتے ہو, کب ملے ہو, دس اینڈ دیٹ. اور اس لڑکی کو کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو کہاں پر ہے, دوسرے دن تو غائب ہو جائے گی یا کوئی مار دے گا. یہ وہی دن ہے جب سنتھیا ڈان ریچی پاکستان پہنچی ہیں, اور اس لڑکی کو امریکن ایمبیسی نے 2 دن کے بعد جہاز میں بٹھایا اور واپس امریکہ بھیج دیا. تو یہ وہ دن تھے کہ جب ہر طرف دہشت گردی کی جنگ ہو رہی تھی, شہروں میں خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے, اور ایک امریکن لڑکی یہاں سے جاتی ہے جو صرف گھومنے پھرنے گئی, اسے 3 دن نہیں رہنے دیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا. ان حالات میں سوچئے کہ ریچی, سنتھیا ڈان ریچی وہاں رہتی ہیں. وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے, میرے ایک دوست کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ان کو ہر وزیر کے ساتھ 2009 سے لے کر پی ٹی آئی کی موجود حکومت تک ہر دور کے ہر وزیر کے ساتھ دیکھا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اعظم سواتی لے کر آئے جو امریکن سٹیزن رہے ہیں اور اب امریکہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان کے بچے آج بھی یہیں رہتے ہیں, اب وہ اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رحمان ملک نے ویزا لگوایا, مگر دیکھیں جی میرا کہنا ٹوٹل اتنا ہے کہ پاکستانی ایجنسیوں کی مرضی کے بغیر نہ وہ وہاں رہ سکتی ہیں, نہ ان کا ویزا لگ سکتا ہے, نہ وہ بول سکتی ہیں کہ, اور خاص کر وہ ان دنوں میں کہ جب گوری چمڑی دیکھ کر اسلام آباد, کراچی, لاہور یا کہیں پر بھی ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی موو اراؤنڈ کر سکے یا ہینگ اراؤنڈ کر سکے. مگر یہ کھلے عام پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی تھیں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی دیکھی گئیں, ہر وزیر کے دفتر میں دیکھی گئیں. میں آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کچھ دوستوں نے مجھے کل بتایا, میں نے کچھ معلومات لیں تو انہوں نے کہا کہ انتظار کیجئے, اس کا آخری حملہ پی ٹی آئی پر ہوگا. وہ پی ٹی آئی جس کے لیے ایک حریم شاہی بہت پہلے سے مسئلہ بنی ہوئی تھی. دیکھیں پاکستان میں اب جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو لے کر آئے تھے حکومت میں, وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں, ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ, برطانیہ, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل فیتھ کے بلیور جو ہیں وہ ان کو لانے والوں میں سے تھے, اور اب وہ ایک ایک کر کے سب ٹوٹ رہے ہیں. شہباز گل کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کہ وہ چین کے بارے میں کہ جو انہوں نے رویہ اپنایا اور چین کے خلاف بولے. قادیانیوں کی موومنٹ اب جو ہے وہاں پاکستان میں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن بھی شروع ہو گیا ان کا اور بند ہو گیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی جو کچھ بھی ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب کیونکہ کوئی راستہ بچا نہیں ہے, ان کو واپس کیسے بھیجا جائے, وہ طریقہ کار فائنڈ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو ان طریقہ کار میں ایک طریقہ یہ ہوگا جو آپ کے سامنے ہے, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سنتھیا ڈان ریچی کا آخری حملہ جو خود کچھ دھماکہ ہوگا وہ عمران خان کی حکومت پر ہوگا. اللہ حافظ.